मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज मैट्रिक्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कंपेरिएबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। कंपेरिएबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्सेस आर कंपेरिएबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो, बराबर हो, तो उसे कंपेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए, बी, सी और डी, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो है ए, बी, सी, डी है और इसमें रो की संख्या जो है वो 2 है और कॉलम भी 2 है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा 2 क्रॉस 2 होगा। अब बी कोई मैट्रिक्स को मानते हैं और बी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 और इस मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 होगा। यानी कि ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यानी कि दो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम हो, बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कंपेरिएबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्सेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि इसमें भी सेम ऑर्डर बराबर होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और दे दिया है, दे हैव सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है और इसका एलिमेंट्स है 5, 4, 6 और 7 और बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं और इसका भी एलिमेंट्स 5, 4, 6, 7। कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बराबर है, क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और इस मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। सबसे पहले ये देखना है कि ऑर्डर बराबर है कि नहीं। अगर ऑर्डर बराबर है तो कंपेरिएबल मैट्रिक्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर इक्वल मैट्रिक्स कहने के लिए और थोड़ा निहारना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि A1, 1, 5 है तो इस मैट्रिक्स में A1, 1 भी 5 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में देखिए, यानी कि A1 और A2, यानी कि A1, 2, 4 है, तो बी मैट्रिक्स में भी देखिए A1, 4, A1 और 2, 4 है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल रहेगा। तो हम कहेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल होगा। जैसे हम लोग आसपास से कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं कि मेरा एक तल्ला घर है और दूसरा का है, बगल वाला का 2 तल्ला है, तो हम बोलते हैं कि तल्ला की संख्या अगर बराबर नहीं है तो कंपेरिएबल मैट्रिक्स होगा नहीं। अगर मान लेते हैं कि मेरा भी एक तल्ला है और उसका भी एक तल्ला है, तो मान लेते हैं दोनों की तल्ला की संख्या बराबर है तो ऑर्डर बराबर है, तो उसे कंपेरिएबल मैट्रिक्स कह सकते हैं। दोनों में लगभग चलो सेम है, लेकिन जब अंदर यानी कि मकान से अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बिल्डिंग में जो है वो 4 रूम है और एक में जो देखते हैं 2 रूम है, यानी कि अंदर का एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है। यानी कि रूम की संख्या भी अगर बराबर होता तो कहते कि इक्वल है, दोनों मकान क्या है, इक्वल है, तल्ला की भी संख्या बराबर, रूम की संख्या भी बराबर, तो इक्वल है। पर तल्ला तो बराबर है पर रूम की संख्या बराबर नहीं है। बाहर से देखने पर लगता है कि चलो दोनों बराबर है, पर अंदर जाने से पता चलता है कि दोनों अलग है, एक में 2 रूम है और एक में 4 रूम है। इसलिए हमें बोलते हैं कि अगर तल्ला की संख्या, ओनली तल्ला की संख्या, यानी कि ऑर्डर बराबर होता है तो उसे कंपेरिएबल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि तल्ला की संख्या यानी कि ऑर्डर बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी कि उसके अंदर रूम भी बराबर, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। फाइंड द नॉन इफ
द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, यानी कि दिया हुआ है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या सच में इक्वल है। तो देखते हैं कि 2 रो 2 कॉलम, यानी कि ऑर्डर तो सेम है, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। इस मैट्रिक्स में भी देखते हैं 2 रो 2 कॉलम, यानी कि ये भी ऑर्डर सेम है। लेकिन इक्वल रहने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये 2 है और यहाँ पर x प्लस वाई है, यानी कि हो सकता है सही, क्योंकि a क्या है, वेरिएबल है। x y के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, कांस्टेंट रहता तो गलत हो जाता। अगर मानते हैं कि x माइनस वाई और यहाँ पर क्या है 3 है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये भी यहाँ पर भी चेंज हो सकता है x का मान हम 4 रख दें, y का मान 1 रख दें, तो 4 में से 3 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 3 है, यानी कि A21 और A21 3 है, दोनों 3 है, तो यानी कि A भी बराबर है 8 8 इक्वल है। अगर 3 के स्थान पर अगर 5 रहता तो एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत, यानी कि x y का वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 3, सही दिया हुआ, इक्वल है। तो हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे, तो देखिए इसका यानी कि A11 है, तो A11 और इस मैट्रिक्स का A11 यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं कि ना, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, यानी कि A11 और A11 यानी कि A11 क्या है, x प्लस वाई है, और इस मैट्रिक्स में A11 क्या है, 2 है, तो यानी कि A लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 हुआ। क्यों, क्योंकि A12 x माइनस वाई है, और इस मैट्रिक्स में देखते हैं A12 3 है, यानी कि x दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा। अब बताइए कि 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि 2 वेरिएबल और 1 इक्वेशन रहता है तो हम x y का वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो x y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि अगर दोनों को ऐड कर देंगे समीकरण को तो ये कट जाएगा, तो यानी कि x x कितना 2x होगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 5 अपॉन क्या होगा 2 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 5 अपॉन 2 होगा। अब y का वैल्यू निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में x का स्थान पर रख देंगे, जैसे कि मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो x के स्थान पर 5 अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो 5 अपॉन 2 को इधर लाएंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5 अपॉन 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 में से माइनस 5 गया तो माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि y का वैल्यू जो होगा माइनस 1 अपॉन 2 होगा, यानी कि x का वैल्यू अगर x का वैल्यू 5 अपॉन 2 और y का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 रखेंगे तो ये जो इक्वेशन जो है मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर लेगा नहीं। तो ये हुआ x का वैल्यू और ये हुआ y का वैल्यू। हमें उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। क्वेश्चंस नंबर 2 है, इस मैट्रिक्स में x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना होगा सच में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, कभी कभी गलत भी दे देगा नहीं। तो यानी कि देखिएगा, तो x माइनस वाई 4, यानी कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हो सकता है x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये भी वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये भी इक्वल हो सकता है,
यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 3 है, यानी कि ऑर्डर तो बराबर था, यहाँ तक तो सही था। चलो ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम था, लेकिन थोड़ा और झांके तो देखे कि इक्वल नहीं है कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। x माइनस वाई इक्वल टू 4 था तो वेरिएबल था, मान लेते कि ये 5 था, वो x इक्वल टू 5 रखते हैं, y इक्वल टू 1 रखते तो 4 आ जाता। x y के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, नहीं। लेकिन क्या 2 इक्वल टू 3 बोल सकते हैं? 2 इक्वल टू 3 बोल सकते हैं? नहीं, कभी ना होगा। ये अपने आप में है और ये अपने आप में है, यानी कि ये दोनों को इक्वल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में इक्वल है ही नहीं। जब नहीं है तो x और y का वैल्यू हम लोग ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, यानी कि नो सच x और y एग्जिस्ट नहीं, यानी कि x और y का वैल्यू हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यानी कि कहा जाए कि तो ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं। लेकिन कभी कभी आपको बलगलाने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्या सच में ये दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है? यानी कि इसको देखने के लिए सबसे पहले ऑर्डर को देखते हैं कि ए मैट्रिक्स का 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। और ए मैट्रिक्स को जब निहारते हैं, यानी कि 3 रो और 3 कॉलम है, यानी कि ए भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यानी कि ऑर्डर तो बराबर है। अब इसके अंदर और थोड़ा झांक कर देखते हैं, क्या सच में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है? तो देखते हैं कि यहाँ 3x है। चलो ये वेरिएबल है, x का स्थान बदल सकता है, यानी कि 3x इक्वल टू 9 हम कह सकते हैं। 2 2 3 3 एक y प्लस 3, यानी कि y प्लस 3 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ तक तो सही है। 8 8 कांस्टेंट है, यानी कि इक्वल है। 9 9 -1 -1 x प्लस 2, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3, यानी कि मिला जुला के कहा जाए तो अभी तक तो ये प्रश्न सही है। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, जब तक एक्स वाई का रिजल्ट ना आ जाता है तब तक नहीं कहेंगे कि क्या कभी कभी लास्ट में भी गलत हो सकता है। देखिएगा, मान लेते हैं कि रिजल्ट भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, और लास्ट में पता चला कि 0.5 नंबर से मेरिट नहीं बन पाया और छट गए, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी लास्ट तक सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसी तरह लास्ट तक हम लोग देखते हैं क्या सच में ये सही है या गलत है। जब तक हमें x y का वैल्यू रियल में पता नहीं चल जाता है तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि यानी कि ए और ए दोनों मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल होगा। तो यानी कि x का वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं तो 9/3 आएगा। अगर इसको तलाक करते हैं तो 3 तिहाई 9, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो हुआ वो 3 आया, यानी कि 3 आया। अगर y का वैल्यू ले जाते हैं तो इधर है या तो इस साइड आएगा इक्वल से, तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा। अगर यहाँ -3 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो -3 होगा, और x का वैल्यू यानी कि इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो -2 होगा, और y का वैल्यू -3 होगा। अब फॉल्ट यहाँ पर होता है
कि यानी कि x का एक वैल्यू 3 है और x का एक वैल्यू -2 है। अगर x के स्थान पर 3 रखते हैं तो यानी कि 3 3 9, यहां तो सही हो जाएगा। पर x का वैल्यू अगर यहां पर रखते हैं 3 तो 3 2 5 और यहां पर 0 आता है। यहां पर तो ये वैल्यू रखेंगे तो गलत होगा, क्योंकि दोनों पुट करने पर आ जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आएगा। अब x के वैल्यू -2 रखते हैं तो यानी कि 3 दूना 6 यानी कि -6 आएगा, और लेकिन है कितना 9 है, यानी कि यहीं पर फॉल्ट हो जा रहा है। यानी कि यहां पर अगर -2 रखेंगे तो ये 0 तो सही है, लेकिन यहां पर गलत हो रहा है। एक वैल्यू के लिए a सही और एक वैल्यू के लिए a गलत नहीं, तो यानी कि ये क्या है, x का 2 वैल्यू है और दोनों में पुट करने पर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका भी वैल्यू एक्स वाई का हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नो सच एक्स वाई एग्जिस्ट। नहीं, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।